Today's topic name is current density। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट डेंसिटी J इक्वल होती है I बाय A। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। बिल्कुल छोटी सा एक टॉपिक है जो एक आध न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा, इसलिए इसे बताया जाता है। तो J इक्वल I बाय A। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, I की जगह NEAVD अपॉन A। A से कैंसिल हो जाएगा, J इक्वल आ जाएगा NEVD। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसे ही एक और छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है? म्यू से लिखते हैं। म्यू इक्वल होता है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ये छोटे छोटे दो टॉपिक हैं जो 1 मार्क्स में कभी कभी पूछे गए हैं, इसलिए आपको करा दिए जाते हैं। मेन टॉपिक इसके बाद शुरू होता है। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये है मेटल पीस। जब हम इस मेटल पीस को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, ये रहा सेल। जब हम मेटल पीस को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो स्टैब्लिश होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां प्लस यहां माइनस। जब पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो जाता है तो मेटल में करंट फ्लो होने लगता है। इन दोनों के रेशियो को एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड R, रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर इस कंडक्टर की, इस मेटल की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो, ध्यान दीजिएगा, मेटल की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट मतलब एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें। अगर मेटल की फिजिकल
स्टेट में कोई चेंज ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय आर. फिर बोल रहा हूं, फिर सुनिए. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if there is no change in the physical state of any conductor, फिजिकल स्टेट का मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज ना हो, लेंथ में कोई चेंज ना हो, वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो. If there is no change in physical state of any conductor, then the ratio of potential difference and current remain constant. This constant represented by R, called resistance. यहां तक समझ में आया आप लोगों की? ठीक. आगे सुनिए. तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, ये है ओरिजिन, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस. तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. ठीक है. क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि यहां से V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. ये क्लियर? हाँ बोलिए बेटा. ब्लर आ रहा है क्या? सभी की बेटा स्क्रीन ब्लर आ रही है? बेटा आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है. तो फिलहाल इतनी चीज क्लियर हो गई आपको. कंडीशन क्या है ओम्स लॉ की? कि मेटल की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जब भी आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी. लेकिन ये याद रखना, ये तभी होगा जब फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो. ठीक है. अब सुनिए, इस ग्राफ पे क्वेश्चन कैसा आएगा ये भी समझ लीजिए. मैंने दो मेटल्स के लिए ग्राफ बनाया. एक है मेटल A, दूसरी है मेटल B. एक्स एक्सिस पे लिया है वोल्टेज, वाई एक्सिस पे लिया है करंट. मैं आपसे कहूं बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का? तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझिएगा. जब भी दो मेटल में कंपेयर करना हो तो
यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कहीं से भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ, दोनों मेटल्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, मतलब वोल्टेज सेम हो गया। इतनी लाइन आपको समझ में आई? कहीं से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें अगर, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो फिलहाल परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। इज कांस्टेंट। v तो हो गया कांस्टेंट। अब बात करें y कोऑर्डिनेट की। अभी बता रहे बेटा, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाना सबको आता है। तो अगर मैं कहूं ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। दोनों में एक्स सेम आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का हो गया सेम, मतलब वोल्टेज दोनों का हो गया सेम। अब आ जाओ करंट पे। ये है करंट ऑफ बी। जब भी हमें दो मेटल्स के रेजिस्टेंस को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना होगा, तो किसी एक को कांस्टेंट करना होगा, इसलिए हमने वोल्टेज को क्या किया है, कांस्टेंट। नहीं बनाना जरूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है, हमें क्लियर दिख रहा है कि आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। इतनी चीज ग्राफ से क्लियर हो गई। अब हम आए फॉर्मूले पर। आर इक्वल था वी अपॉन आई। वी तो हो गया कांस्टेंट, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जिसका करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बी का करंट ज्यादा है, मतलब बी का रेजिस्टेंस कम है। आर बी लेस देन आर ए। दोबारा बताऊं, बेटा ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट छोटा है, ओरिजिन से बी तक का कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो आई बी ग्रेटर देन आर ए हुआ। अब यही क्वेश्चन देखिए, फिर सब कुछ सेम है, यहां ए यहां बी।
बस चेंज क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पर वोल्टेज। अब हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट हम अब क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, VB इज ग्रेटर देन VA। देखिए B का वोल्टेज A से ज्यादा है, VB इज ग्रेटर देन VA। कब है ऐसा, when I current is constant। दोनों के लिए करंट कैसा रहेगा, कांस्टेंट। नाउ R इक्वल V अपॉन I, सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हुआ। इसका मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। B का वोल्टेज ज्यादा है तो B का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नहीं। बेटा आपसे पूछा गया है कि किसका रेजिस्टेंस हाई है, तो मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा था कि जिसका वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज ज्यादा है, बी का। कब ज्यादा है, जब करंट कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन आई, तो आई तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। बी का वोल्टेज ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी बी का ज्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या बेटा, हाँ स्लोप के हिसाब से चलोगे तो 1/r हो जाएगी। मैंने स्लोप के हिसाब से आंसर ही नहीं बताया है ना। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है प्रूविंग ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम प्रूव कैसे करें, तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, जल्दी से देखिएगा। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करते हैं तो करंट फ्लो होता है। करंट का फॉर्मूला I इक्वल N E A VD। इसमें हम VD की वैल्यू रखेंगे। VD हमने प्रूव किया था E V टॉर्क बाय ML, यहां रख दीजिए। तो I इक्वल आ गया NEA, VD की जगह EV टॉर्क बाय ML। तो I इक्वल NE स्क्वायर AV टॉर्क बाय ML। NE स्क्वायर AV टॉर्क बाय ML। हमें चाहिए है रेजिस्टेंस, R इक्वल होता है V अपॉन I। I की वैल्यू यहां रखो, तो V अपॉन N E स्क्वायर, सॉरी गलत कर रहे हैं, यहां से V अपॉन I निकाल लो। V अपॉन I क्या हो जाएगा, यहां से
ml ऊपर अपॉन ne² A टॉर्क। फिर से एक बार देखिए, आपने मेटल को सेल से कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुआ NeAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में EV टॉर्क अपॉन ml यहां रख दिया, मल्टीप्लाई करके ये आया। हमें चाहिए वोल्टेज अपॉन करेंट V अपॉन I, ml अपॉन Ne² A टॉर्क। अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज m? मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं? नो। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ मेटल या कंडक्टर। ओम्स लॉ ने पहले ही कह दिया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं हर मेटल में। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओम्स लॉ ने मना किया है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अब बचा केवल टॉर्क। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझना। टॉर्क क्या था? इलेक्ट्रॉन भाग के एक दूसरे से टकरा रहे थे और पॉजिटिव आयन से टकरा रहे थे। टकराने में जो एवरेज टाइम लग रहा था, दैट वाज टॉर्क। एक्चुअल में बेटा ये टॉर्क डिपेंड होता है टेम्परेचर ऑफ मेटल पे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मेटल। कैसे? समझिएगा। मेटल का टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती जाती है। ये सबको मालूम है। कोई भी मेटल जितनी ज्यादा गर्म होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उतनी हाई होती जाती है। तो जब मेटल का टेम्परेचर राइज करेगा तो उनकी एनर्जी राइज करेगी, वो तेज भागेंगे। तेज भागेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, कोलिजन में टाइम कम लगेगा। ये बात क्लियर है? बताइए, इतनी बात क्लियर है जो मैंने बोला? ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, एक्चुअल में केवल और केवल किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड है? टेम्परेचर राइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, वो फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी कोलाइड होंगे,
जल्दी कोलाइड होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? अबे कहां पहुंच गए तुम? v अपॉन आई पे भाई, ये v है, इस i को नीचे ले जाओ तो v के नीचे i आ जाएगा, ml को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आओ। आया समझ में? तो फिलहाल मैं बात कर रहा था इन सब की। तो रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर पे। और ओम्स लॉ कहता है टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं करो, यानी कि ये भी कांस्टेंट है। तो ये जितनी भी चीजें हैं एम एल एन ई स्क्वायर ए टॉर्क, ये सब की सब क्या है? कांस्टेंट। तो इन सब की जगह एक नया कांस्टेंट रखा गया आर, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये है प्रूविंग ऑफ ओम्स लॉ। तो बेटा रेजिस्टेंस का सही फॉर्मूला ये नहीं है, रेजिस्टेंस का सही फॉर्मूला है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। समझ में आई बात? कोई डाउट? सभी को क्लियर है तो आगे चलें। ठीक है, अब जरा इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इस फॉर्मूले से हमें पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क पर। ध्यान से देखिएगा बेटा, L की बात करें पहले। अगर हम एक वायर की लेंथ को खींचकर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डबल? नो, गलत बेटा। जब हम वायर की लेंथ को खींचकर डबल करेंगे तो एरिया भी तो चेंज हो जाएगा, नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहां हम बात ओम्स लॉ की नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की। हाँ बेटा, जब आप लेंथ को खींचकर डबल करोगे तो वायर का एरिया पतला हो जाएगा, आधा रह जाएगा। लेंथ डबल तो एरिया हाफ। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट क्या है? इफ length of the wire become double, then area become half, तो
पहले रेजिस्टेंस था ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क, अब रेजिस्टेंस होगा M12 अपॉन एन ई स्क्वायर ए बाई 2 इंटू टॉर्क। 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 4 टाइम्स ऑफ एन ई स्क्वायर ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। तो R2 will be 4 times of R1। ये क्लियर है? फिर से बोलिए बेटा, आराम आराम से। उस पे अभी आ रहे हैं हम, अभी पहला पॉइंट बताया मैंने। अब अगर सेकंड पॉइंट, वायर को हम फोल्ड करके लेंथ हाफ करते हैं। वायर को फोल्ड करके जब लेंथ हाफ करोगे लेंथ बिकम हाफ, देन एरिया भी डबल। ये नोट कर लिया हो तो फिर इसको बताएं। यहां L/2 रखेंगे, यहां 2a रखेंगे। तो R2 क्या आएगा? M L/2 एन ई स्क्वायर 2a into torque। So R2 will be 1/4 times of ml upon n e square a torque। That is R2 will be 1/4 times of R1। Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, अगर हम एक वायर को कट कर दें, तो वायर को अगर हम n पार्ट्स में कट करेंगे तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/N। जैसे अगर 16 ओम का वायर है 16 और उसके 2 पार्ट कर दिए तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 16/2 8 ओम। अगर उसी 16 ओम के वायर के 4 पार्ट कर दिए तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। ये क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट है जो, वो देखिए आप। बेटा रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस टॉर्क के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी अभी आपने देखा कि टॉर्क टेम्परेचर के राइज करने पर
कम हो जाता है। यानी कि टॉर्क जो है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे, कोलिजन में टाइम कम लगेगा। मतलब टॉर्क टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस टॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई यहां 1/T लिखोगे, T ऊपर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से सुनिएगा, ओम्स लॉ क्यों फेल हो जाता है? ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है बेटा। आप सब जानते हैं कि जब आप किसी मेटल में करंट फ्लो कराएंगे तो उस मेटल का टेम्परेचर राइज करेगा। करेगा? जब टेम्परेचर राइज करेगा तो उस मेटल का रेजिस्टेंस भी राइज करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। ओम्स लॉ क्या कहता है? V/I बराबर R, R विल रिमेन कांस्टेंट। कब तक ये कांस्टेंट होगा? जब तक मेटल का टेम्परेचर राइज ना करे। लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब करंट फ्लो होता है तो स्टार्टिंग में ही उसका टेम्परेचर राइज करने लगता है और जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये बात क्लियर? अब सुनिए, जितनी भी मेटल्स हैं उनमें ये फॉर्मूला वैलिड है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर लाइक कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें ये उल्टा होता है। उनमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना उनका टेम्परेचर राइज करेगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा और रेजिस्टेंस जब कम होता जाता है तो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। पहले के जमाने में जो टीवी होते थे वो इसके होते थे, मेटल के। 3 घंटे टीवी चला, टेम्परेचर हाई हुआ, रेजिस्टेंस हाई हुआ, कंडक्टिविटी 0 हो गई, टीवी बंद हो गया। दादी अब्बा कहते थे टीवी गर्म हो गया। आज के जमाने में टीवी इसके बनते हैं, मोबाइल इसके बनते हैं, मोस्टली जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अब सब वो चिप बेस्ड है, वो सब सेमीकंडक्टर के बनते हैं। इनमें क्या होता, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी उतनी अच्छी मिलेगी, वर्किंग उतनी अच्छी मिलेगी। इसलिए आपने देखा होगा अब फ्लैट टीवी आते हैं। इतना क्लियर? क्या बेटा? करंट फ्लो से टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। उसे अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। मैं अलग से अभी बता दूंगा आपको। फिलहाल हम इस पे वापस आए। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनमें रिलेशन होता है R2 इक्वल R1 1 प्लस अल्फा टी। टी भी नहीं, एक्चुअल में होता है डेल्टा टी। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में ये रिलेशन है R2 अपॉन R1 इक्वल होता है 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R1 वो रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर T1 था, R2 वो रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर T2 है। अल्फा होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, न्यूमेरिकल में आएगा ये। तो यहां से अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? R2 बाय R1 माइनस 1 अल्फा T2 माइनस T1। एलसीएम लेंगे तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये है बेटा अल्फा का फॉर्मूला जो आगे न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगा। अल्फा होता है मेटल का टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या भी आएगा आगे? हर मेटल का अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, उसे अल्फा लिखते हैं। ये क्लियर हुआ? अब इसी बेहाफ पे देखना, वापस हम ग्राफ पे आएंगे अभी। अभी अभी मैंने आपको ग्राफ सिखाया था। ये है V, ये है I, दो मेटल हैं A और B। जल्दी से बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? VA ग्रेटर देन VB, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, सो RA ग्रेटर देन RB। ठीक है, A का रेजिस्टेंस ज्यादा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो TA ग्रेटर देन TB। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होगा तो आप कहोगे क्वेश्चन ही नहीं है, गलत है क्वेश्चन। VI और टेम्परेचर का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये क्लियर? अब अगर इसी में ग्राफ में V और I की पोजीशन चेंज कर दूं,
यहाँ I, सॉरी यहाँ V, यहाँ I, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? यहाँ क्या होगा? IA, हाँ, ग्रेटर देन IB, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल I, सो RB ग्रेटर देन RA, जिसका करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हेंस TB ग्रेटर देन TA। क्लियर है? अब सुनिए, यहां तक तो हो गई रेजिस्टेंस की बात।